हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सिंह फ्रॉम मनी रिसर्च डॉट इन। आ गया है एक और नया आईपीओ रोजारी बायोटेक लिमिटेड, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली रोजारी बायोटेक लिमिटेड का जो आईपीओ है ये आने वाला था इनिशियल में, मतलब फेब मार्च में। बट क्योंकि मार्केट कंडीशन उस टाइम पे अनफेवरेबल थी, इसके लिए इसको पोस्टपोन किया गया और फिर अभी आया है 13 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। ये जो कंपनी है इसको इनकॉर्पोरेट हुई थी ये 2009 में। एडवर्ड मिंजीस एंड सुनील झारे जी ने इसको इनकॉर्पोरेशन किया था, स्टार्ट किया था। इसका जो मैन्युफैक्चरर है ये बेसिकली टेक्सटाइल बिजनेस में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, और टेक्सटाइल के साथ साथ केमिकल सेक्टर्स में भी है, कस्टमाइज सॉल्यूशंस हैं, एनिमल अपैरल हैं, पोल्ट्री फीड्स में। लगभग 18 कंट्रीज में ये वर्क करती है अभी, मतलब इसकी बिजनेस है, ऑपरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इंडिया में है। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है ये इंडिया में। और अगर हम बात करें इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की तो ये सिलवासा में है, जो है दादर एंड नगर हवेली में। दादर एंड नगर हवेली में जिसकी इसकी कैपेसिटी है 1 लाख मिलियन टन एनम, MTPA। सो बेसिकली ये तो इसका काम है जो ये चल रहा है। अभी इसने एक प्लान किया हुआ है दहेज में, गुजरात में, जो नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी रहेगी 1,32,500 MTPA। मतलब ये अगर नया प्लांट पिछले वाले प्लांट से बड़ा लगा रहे हैं, 2009 में स्टार्ट हुआ था और 1920 मतलब 10-11 साल में इन्होंने इतना एक्सपेंड कर लिया कि उससे डबल कैपेसिटी में अगर दूसरा प्लांट लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पे दम है, इसकी नीड्स हैं। अब हम इसके आगे की चीजें है कैसा है बेसिकली, अगर हम देखें तो प्रोडक्ट्स जैसा मैंने बताया था कि इसके लगभग 3 प्रोडक्ट्स हैं मेन। एक तो टेक्सटाइल स्पेशलिटी, केमिकल्स जो होते हैं टेक्सटाइल्स में, जो केमिकल कपड़ों में जो केमिकल्स लगते हैं और उन सब में जो ये प्रोड्यूस करती है। एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस, एनिमल के हेल्थ से रिलेटेड जो न्यूट्रिशंस रहते हैं उनको भी ये मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बेसिकली। होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स, जो केमिकल्स किसी चीज़ में डाल के हम मतलब और बेटर कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों में ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है। उसके बाद हम देखें तो लगभग 1948 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के। एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। मतलब अगर एक प्रोडक्ट का भी जैसे एक अगर कोई एक सेक्टर स्पेसिफिक रहता है तो वहाँ रिसर्च आ जाता है, या कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, चेंज होता है, तो कंपनी में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बट इसका इतना डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है कि एक सिंगल सेक्टर में नहीं है कि एनिमल हेल्थ में बस है या फिर टेक्सटाइल केमिकल्स में है जिसकी नई टेक्नोलॉजी आ गई हो। ये ओवरऑल काफ़ी काफ़ी हद तक पेनिट्रेटेड है, पैन इंडिया में इसकी प्रेजेंस है। अगर हम देखें तो इसकी जो स्ट्रेंथ है बेसिकली सबसे बड़ी यही है कि ये पूरे पैन इंडिया में इसकी प्रेजेंस है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है पूरे इंडिया वर्ल्ड में। इसका काफ़ी अच्छा एक नाम है, एक अच्छे प्रोडक्ट है, क्वालिटी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इसका है, जो है इन हाउस, वो भी बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है बेसिकली, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है जो मैनेजमेंट का है वो वहीं से आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, जो अभी भी मैनेज कर रहे हैं, जिसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। आगे हम देखते हैं इस कंपनी का क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है, किस लिए ये इशू ला रहे हैं। रीपेमेंट्स ऑफ डेप्स, जो इनके अभी डेप्स हो गए हैं, कुछ इनडेप्टनेस हैं जिनको इनको क्लियर करना है, उनको क्लियर कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, नया प्लांट लगा रहे हैं दहेज में, गुजरात में, तो जिसके लिए इनको वर्किंग कैपिटल लगेगा, वहां पे लगेगा। कुछ कॉर्पोरेट पर्पस है जिन पे ये फंड का यूटिलाइज करेंगे। सो बेसिकली ओवरऑल स्ट्रेटजी है फंड को सही तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग करके कंपनी को एक्सपेंशन के लिए एंड ग्रोथ के लिए। ये बहुत अच्छी बातें हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो अगर हम कंपनी की टोटल एसेट्स देखें 2017-18 से, तो ये कंसिस्टेंटली जो एसेट्स थी वो सभी ग्रो होते गई हैं। 1318 करोड़, फिर 2489 करोड़, और 4715 करोड़ हैं। अब रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली अपवर्ड है। मतलब अगर 17 से 20 के बीच में देखें, जहां मिड एंड स्मॉल सेक्टर कंपनीज जितनी भी थी वो सब बहुत डाउन गई हैं, तो ये डबल ग्रोथ किया है, लगभग 100% ऊपर है। अगर हम पैट देखें
तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 140 करोड़ का होता था, इन मिलियंस में बेसिकली अगर हम देखें 142 मिलियंस होता था, वो इस समय है 652 मिलियंस। मतलब इसका ग्रोथ अगर आप देखें तो 400% है, 142 से 300, 300 से 600। सो प्रॉफिट तो जबरदस्त तेजी से ग्रो कर रहा है इस कंपनी का। अब मतलब प्रेजेंस बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, जिसके कारण ये हो रहा है। अगर अब हम आईपीओ के बारे में समझ लें, तो आईपीओ बेसिकली जो आ रहा है वो आ रहा है 13 जुलाई से 15 जुलाई। इसका जो बुक बिल्ड इशू है, लगभग ये जो कंपनी है 11 लाख 1 करोड़ 16 लाख 82,000 इक्विटी शेयर्स ला रही है, जिनकी वैल्यू फेस वैल्यू रहेगी ₹2 पर शेयर। ठीक है। जो फ्रेश इशू है ये, और इसमें लगभग 50 करोड़ का, और जो ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो कंपनी अपना हिस्सा बेचती है वो होता है ऑफर फॉर सेल। तो उसमें ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो इसको ऑफर फॉर सेल में जा रहा है। बट ठीक है, ये भी एक क्लियरेंस रहता है। बेसिकली प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती है, या फिर प्रमोटर या जिसकी भी होल्डिंग्स इसमें कम हो रही है। फेस वैल्यू रखी है इन्होंने ₹2, प्राइस बैंड रखा है 423 से 425। मार्केट का लॉट है 35 पर शेयर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो वही जो नॉर्मल एक आईपीओ में हमारा प्राइस बैंड आता है, लगभग उतना ही अमाउंट इस पे भी हमें लगेगा। अब मेन बात जो रहती है, अगर हम देखें कि हमें मतलब इस ये जो लिस्टिंग है वो बीएससी एनएससी दोनों में होगी। सबसे मेन है इसका पी क्या है। पी क्या है, जैसे लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी एसबीआई कार्ड की, जो बहुत पहले आने वाला था। जब ये एसबीआई कार्ड नवंबर दिसंबर, उसकी प्राइस बैंड थी 380 से 390। अब उसके बाद मार्केट में मार्केट में काफ़ी मतलब बाद आया, और जब बाद में आया तो उसकी प्राइस बैंड हुई 780, जो ग्रे मार्केट में काफ़ी प्रीमियम में था। तो उस टाइम पे उसका पीई मल्टीपल बदल गए थे। अब पीई मल्टीपल बदल गए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने ओवर सब्सक्राइब किया, और ओवर सब्सक्राइब होने के कारण फिर जिस रेट पे वो लिस्टिंग हुई थी आज तक रेट आया नहीं। बट अभी भी उस पर काफ़ी पोटेंशियल है, आ सकता है वो ऊपर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो पीई मल्टीपल है, ये जब इनिशियल्स में डिसाइड हुआ था फेब मार्च में, जब उस टाइम के ये प्राइजेस हैं, उस टाइम का पी मल्टीपल है, उस टाइम पे मार्केट बूमिंग में था। अभी मार्केट एक करेक्टेड लेवल पे है। सो आइडियली आई बिलीव, मुझे ये लगता है कि इसको 27 का जो मार्केट का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है पी, वहां पे इसको लाना था, प्राइस बैंड वो वाली रखनी थी। बट इन्होंने थोड़ा सा महंगा रखा हुआ है इसको। बट फिर भी ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है। बट अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं तो मुझे इस थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है इसमें। सो रोजारी बायोटेक का जो टेंटेटिव जो डेट्स हैं, बेसिकली 13 से 15 है अपनी डेट ये इसकी। अब जो लिस्टिंग की डेट रहेगी वो भी आपको अब सारी डेट्स पता ही हैं। मतलब 23 को ये लिस्टिंग पे आ जाएगा। 23 को आपको पता चल जाएगा, 15 से पहले आपको अप्लाई करना है इस पे। अब मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो अमाउंट लगेगा वो लगेगा 14,875। अगर आप 13 लॉट लग कर रहे हैं तो 1,93,375। मतलब इतना अमाउंट आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं रोजारी बायोटेक के लिए। प्री आईपीओ शेयर होल्डिंग आईपीओ शेयर होल्डिंग्स जो है प्रमोटर की, वो है 95%। लेकिन आईपीओ के बाद इनकी जो होल्डिंग्स हो जाएगी 73%। तो वो भी नॉर्म्स के हिसाब से रहता है काफ़ी। ठीक है, बेहतर है, कोई इशू नहीं है। फिर भी प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, बेटर है। यहाँ से हमें कोई इशू नहीं है, यहाँ तक सब ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि एनआरआई के लिए क्या है, तो एनआरआई का बेसिकली इस पे 2-3 कंडीशंस इन्होंने रखी हुई हैं कि अगर आप एनआरआई का कोई एनआरआई इसको सब्सक्राइब करना चाहता है तो रोजारी बायोटेक के लिए एक तो एसबा और आईपीओ के थ्रू ही अप्लाई कर सकता है, रिपार्टीशन अप्लाई होगा उस पर। ठीक है। और थर्ड चीज़ ये है कि जो बिड अमाउंट है वो 20,000 से लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो अगर रिटेल कैटेगरी है तो बिड अमाउंट भी 2 लाख के ऊपर का मतलब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशंस को अलग से करना पड़ेगा, लेकिन कर सकते हैं। अब इस पे अगर हम क्यूआईपी देखें तो क्यूआईपी को इन्होंने कंडीशन डाल दी है 50% से ऊपर नहीं है, रिटेल जो है वो 35% से नीचे का नहीं होना चाहिए। सो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, क्योंकि इसके जो लीड मैनेजर्स हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। तो जो लीड मैनेजर्स हैं उनका काफ़ी अच्छा इस पर है, ये आ जाएगा। ठीक है।
बड़ी बात है, मेन बात है कि हमें इसको सब्सक्राइब करना है या नहीं। सो रिकमेंडेशंस में हमारी पर्सनल, ये मेरी रिकमेंडेशन है, आप चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग, पी मल्टीपल जो इसका है वो बुल मार्केट का था, जिस प्राइस बैंड को इन्होंने अभी रखा हुआ है। सो जो प्रॉब्लम हमें एसबीआई कार्ड के साथ हुई थी लिस्टिंग गेन के लिए, वही ये अभी इस पे भी हो सकती है। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि जो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा संभल के इन्वेस्ट करें। सेकेंड थिंग, केमिकल सेक्टर एक नया बुल है। मतलब अगर आपको 2000 या 2008 के बारे में एक बार आईटी सेक्टर का बूमिंग आया, फिर एक बार रियल एस्टेट सेक्टर का बूमिंग आया, तो उस टाइप का बूमिंग जो अभी नेक्स्ट फेज है 5 to 7 ईयर्स, वो मेरे हिसाब से पर्सनली दो ही सेक्टर हैं। एक है पावर सेक्टर, क्योंकि पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर एनर्जी में जा रहा है, पावर कंजप्शन हैवी हो रहा है। और सेकंड है केमिकल सेक्टर, क्योंकि चाइना से जो फॉर्म्स वापस आ रही हैं, कंपनीज वापस शिफ्ट हो रही हैं, अब इंडिया में केमिकल सेक्टर की एक अच्छी बूम है। सो ये एक केमिकल में है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। तो आई बिलीव अगर आप एक साल के ऊपर लिस्टिंग गेन को छोड़ के अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट बाय टू यू कैन गो फॉर इट। और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फॉर लिस्टिंग गेन स्टे कॉशियस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है मेरा, और भी वीडियोस देखना है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।